हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। आप लोग देख रहे हैं गंगा ग्लोबल स्टडीज। तो आज उस पर हम लोगों ने पिछला क्लास में जो दरोगा स्पेशल का जो बैच चल रहा था उसमें हम लोग आधुनिक भारत से देखे थे। हल्का सा मुगल को लिए थे, मुगल का जो शुरुआती जो राजा थे उनको लिए थे, और कुछ जो उनका अंत के जो राजा थे जिसका लिए थे, जैसे शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, फर्रुख सियासर और बहादुर शाह जफर उसका लास्ट राजा था, जो 1857 ईस्वी में उसको नेता बनाया गया था। जब यहाँ पर बैरकपुर, मेरठ के बैरकपुर छावनी को यहाँ से तबाह करके वो लोग जब दिल्ली की ओर रवाना हुए, तब उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तब उन्होंने किसको अपना चुना, तो बहादुर शाह जफर को अपना उन लोगों ने नेता चुना था। और उसी में बहादुर शाह जफर 1857 ईस्वी में भाग लिए थे। वह मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था जिन्होंने 1857 के युद्ध में भाग लिया। फिर उनको कब्जा, उनके आंख के सामने उनको दो बेटा के अंग्रेज अधिकारी ने गोली मार दिया था, और फिर उनको कब्जा करके मतलब अरेस्ट करके, गिरफ्तार करके उनको रंगून जेल भेज दिया गया। फिर उनका वहीं मृत्यु हो जाता है। फिर हम लोगों ने देखा कि जो ब्रिटिश की जो यूरोपीय कंपनी आया था उसका हम लोगों ने क्रम देखा था कि यूरोपीय कंपनी कौन आया था। तो सबसे पहले भारत में कौन आया था? पुर्तगाली आया था। फिर कौन आया? डच। फिर कौन आया जी? अंग्रेज आया। फिर कौन आया? डेनिश। फिर कौन आया? फ्रांसीसी। यही 5 कंपनी आई थी मनु। यही इसका क्रम है। पूछा जाता है कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इसका क्रम देखे थे और कुछ आगे देखे थे। तो जब ये पुर्तगालियों ने जो यहाँ पर ही सूरत में अपना पहला फैक्ट्री डाला था, तो उसी समय एक अंग्रेज सर हॉकिंस नाम का एक व्यक्ति है जो 1608 में भारत आता है, और वह जहांगीर से शाही फरमान पर आदेश लेता है। कहाँ पर? सूरत में फैक्ट्री खोलने के लिए। लेकिन जब वो सूरत में फैक्ट्री खोलने जाता है तो उसका फ्रांसीसियों का विरोध करता है। फ्रांसीसी उसका क्या करते हैं? फ्रांसीसी उसका विरोध करते हैं। जब फ्रांसीसी विरोध करते हैं तो जहांगीर उसका शाही फरमान को रद्द कर देता है। जब शाही फरमान को रद्द कर देता है तब ब्रिटिश अपना पहला कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोलता है। मतलब कब? 1611 ईस्वी में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में अपना पहला फैक्ट्री खोला। लेकिन 1612 ईस्वी में उसे वहीं पर सूरत में उसका एक कैप्टन होता था, कैप्टन बेस्ट नाम के, उसको 2 जहाजों के साथ रहने की अनुमति सूरत में दे दिया गया। माने 2 जहाजों के साथ रहने की अनुमति उसे दे दिया गया। लेकिन 1612 ईस्वी में ही सुवाली का एक युद्ध हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। तो जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का 1612 ईस्वी में युद्ध हुआ, तो अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहा था कैप्टन बेस्ट, उस युद्ध में कैप्टन बेस्ट अंग्रेजों को हरा देता है सुवाली के युद्ध में। और फ्रांस का विशेषाधिकार, जो व्यापार का विशेषाधिकार था, एकाधिकार, उसको समाप्त कर देता है। और 6 फरवरी 1613 ईस्वी को, मतलब कितना? 6 फरवरी 1613 ईस्वी को अंग्रेज क्या करता है? सूरत में फिर अपनी फैक्ट्री को स्थापित करता है। तो अंग्रेज की यदि फैक्ट्री की हम लोग बात करेंगे तो 1608 ईस्वी में इसने जहांगीर से तो शाही फरमान लिया, लेकिन जब वो सूरत में फैक्ट्री खोलने गया तो ब्रिटिश का क्या हुआ? ब्रिटिश का पुर्तगालियों का विरोध करना पड़ा, जिससे जहांगीर ने उसको क्या कर दिया? शाही फरमान को रद्द कर दिया। फिर तब उन्होंने 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोला। लेकिन वहां तो खोला उसने, लेकिन फिर मैं देख रहा हूँ, कैमरा देख रहा हूँ, यहाँ मेरा जो लाइट है स्टेबलाइजर यहाँ से ऐसे करता है, खड़ाक 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 खट 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 खट, ऑटोमेटिक है ना। वो तो मैं कैमरा देख रहा हूँ, वो तो लैग नहीं ना कर रहा। वहां लैग करेगा, यहाँ रुक जाएगा, ये पूरा का पूरा वीडियो ही रुक जाएगा। तब 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोला, तब कैप्टन बेस्ट उसको हराया 1612 में सुवाली के युद्ध में। फिर इसका फ्रांस पुर्तगालियों का व्यापारिक विशेषाधिकार समाप्त हो गया, और 1613 ईस्वी में 6 फरवरी 1613 ईस्वी में इसका फैक्ट्री खुला। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हल्का सा रिकैप हो गया। चलिए, पूर्वी तट पर अंग्रेजों का प्रथम कारखाना
1633 ईस्वी में उड़ीसा के बालासोर हरिहरपुरा में स्थापित किया गया था। मनु पूर्वी तट पर 1633 ईस्वी में उड़ीसा में बालासोर में हरिहरपुर में स्थापित किया। कहां पर? हरिहरपुर में 1633 ईस्वी में उड़ीसा के बालासोर में 1633 ईस्वी में उड़ीसा के बालासोर में हरिहरपुर में क्या किया गया था? कारखाना को स्थापित किया गया। कहां पर? पूर्वी तट पर, पूर्वी तट पर 1633 में। 1639 में फ्रांसीसी डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा दरमेल बैंक टापा से मद्रास पट्टे पर लिया था। मद्रास पट्टे पर लेने का मतलब समझ रहे हैं? मद्रास को पट्टे पर लेने के मतलब, क्यों? जैसे गांव में पट्टा कैसे लिया जाता है? दो तरह की खेती होता है, तीन तरह का खेती होता है। एक होता है बटैया, एक होता है पट्टा, एक होता है इजारा। तो बटैया जो होता है उसमें हम उसको 1 बीघा जमीन दे रहे हैं, तो जो अनाज उगेगा ना, तो 20 मन 1 बीघा में हुआ तो 10 मन हमारा, 10 मन उसका। पट्टा जो होता है कि 1 बीघा का 20,000, 25,000, 18,000, 16,000 रुपया लिया जाता है। अभी हमारे गांव में जो पट्टा का रेट है, कोई 20, कोई 22, कोई 23,000 रुपया दे रहा है। तो 1 साल के लिए आपको 22,000 रुपया देगा। अब 1 साल उसका खेत हो गया। मनु खेत का मालिक नहीं, मतलब एक तरह से 1 साल के लिए मालिक वो है, आप उसमें खेती नहीं कर सकते। तो ये हुआ पट्टा। एक और होता है इजारा। इजारा जो होता है कि आप 1 बीघा खेत का 2 लाख रुपया ले लेते हैं और 3 साल हिस्सा, उसका एक नियम होता है कि आप जेठ महीने में यानी मई और जून में उसको दीजिएगा। तो 3 साल के बाद मई और जून में ही, जैसे 3 साल हो जाएगा तो आप छुड़ाना चाहते हैं तो छुड़ा लीजिए, और नहीं तो वो जोतते रहेगा। जिस दिन आप उसको छुड़ाइएगा तो 2 लाख रुपया वो दिया है तो 2 लाख आपको देना होगा। लेकिन अब क्या होता है कि कुछ किसान अपना रसीद का हल्का फल्का कुछ पैसा काटते हैं। तो पट्टा समझ गए ना? पट्टा किसे कहते हैं? मतलब 1 साल के लिए कुछ जमीन को, या उसी मानो हर साल अपने, यदि हम पट्टा ले लेते हैं और किसी कोई काम नहीं कर रहा है तो उसी जमीन को हम हर साल उसी रेट से या रेट बढ़ाकर उस पट्टा को हम दे रहे हैं मालिक को। अब मालिक को मानो पट्टा लगाना ही है तो पट्टा उसी तरह से चलते रहता है। तो वही फ्रांसीसी एक अंग्रेज अधिकारी ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया। पट्टा पर तो लिया, लेकिन फिर क्या किया कि 1641 में उन्होंने, अंग्रेज अधिकारी ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक का किला बनाया। क्या बनाया? फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक का किला बनाया, जो भारत में अंग्रेजों का प्रथम किला था। जो फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक का किला बनाया, जो मद्रास में, भारत में, पूरे भारत में अंग्रेजों का प्रथम किला था, जो प्रथम प्रेसिडेंसी भी था। क्या था? प्रथम प्रेसिडेंसी था। फ्रांसीसी डे को ही मद्रास का संस्थापक माना जाता है। यही फ्रांसीसी डे है, इसी को क्या बोला जाता है? मद्रास का संस्थापक बोला जाएगा। यदि पूछा जाएगा कि मद्रास का जो संस्थापक था किस अंग्रेज अधिकारी को बोला जाता है, तो फ्रांसीसी डे को ही मद्रास का संस्थापक बोला जाता है। कि क्योंकि इन्होंने ही चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को 1 साल के लिए नहीं, इन्होंने ही चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को 1641 में क्या लिया था? पट्टा लिया था। और यहाँ 1641 में ही फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक का किला बनाया, जो अंग्रेजों का प्रथम किला था और प्रथम प्रेसिडेंसी भी था। और फ्रांसीसी डे को ही मद्रास का संस्थापक माना जाता है। 1651 में शाह शुजा के अनुमति प्राप्त कर ब्रिजमैन द्वारा बंगाल में 1652 ईस्वी में हुगली नामक स्थान पर बंगाल के प्रथम अंग्रेज कारखाने की स्थापना किया गया। शाह शुजा तो 1651 में शाह शुजा से अनुमति प्राप्त कर ब्रिजमैन द्वारा बंगाल में 1652 ईस्वी में 1651 में शाह शुजा से अनुमति लिया और ब्रिजमैन ने, और 1652 ईस्वी में हुगली नामक स्थान पर बंगाल के प्रथम अंग्रेज कारखाने की स्थापना की। तो पूछा जाएगा कि 1651 में किसने शाह शुजा से अनुमति लिया भाई? तो ब्रिजमैन ने अनुमति लिया। और बंगाल में हुगली नामक स्थान पर कब फैक्ट्री खोला था? तो 1652 ईस्वी में बंगाल में प्रथम अंग्रेज कारखाना स्थापित किया गया था। बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने 1651 ईस्वी में एक अंग्रेज डॉक्टर बीटन के द्वारा अपने हरम की एक स्त्री का उपचार करने पर एक निशान विशेष फरमान द्वारा
3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार प्राप्त किया था। पहले के साला जो राजा उजा होता था ना, यदि कोई डॉक्टर उक्टर या कोई अच्छा स्त्री मिल जाए या कुछ, तो यही बोल रहा है कि एक शाह सुजा ने एक अंग्रेज डॉक्टर को बीटन के द्वारा, अंग्रेज डॉक्टर बीटन था जो उसके हरम की एक स्त्री, हरम की स्त्री शायद वो सुंदर उंदर हो गया और इसका करीब होगा, तो उसका उपचार किया। तो इस भाई साहब ने क्या बोला कि 3,000 रुपया वार्षिक कर के बदले बंगाल में विशेष अधिकार हम तुमको देते हैं व्यापार करने का। 3,000 रुपया वार्षिक कर हमको नहीं देना, और तुम हमारी मनु मासूका होगा या प्रेमिका है जिसको तुम हम ठीक कर दिया, उसके बदले तुम बंगाल में व्यापार विशेषाधिकार के साथ कर सकते हो। कह देना कि सूबेदार साहब हमको अधिकार दिए हैं, हम कर उर नहीं देंगे। तो वही इसका, तो पहले अभी जैसे हम लोग का दोस्त था, कोटा पढ़ रहे थे, तो बोल रहा था कि हमारे पास बहुत जमीन था, मतलब 100, 200, 300 बीघा 400 बीघा जमीन था। तो बोलता था कि हमारे दादाजी के कोई गोड़ दबा दिया तो 10 बीघा लिख दिया, मतलब मनो और कुछ किया था और लिख दिया। उसी करते करते अब हमारे पास जमीन बचा 50 बीघा जमीन बचा, जिसमें से हमारे पिताजी 2 भाई हैं, 50 बीघा पापा के, 50 बीघा हमारे अंकल का। जो हमारे दादा को बोलता है ठाकुर था, वो तो राजपूत बिलोंग करता था, वो बोलता था कि बहुत जमीन था लेकिन कोई गोड़ दाब रहा है, कुछ और कर दिया तो उसको दे दिए, जाओ तुम रखो खैरात में। मतलब पहले के राजा कुछ ऐसा होता था। पहले बोला जाता है और हम लोग के यहाँ गांव में कि गोड़ दाब दिया और कुछ कर दिया था, मालिक खाए लगी नहीं है, अरे दे ही ढेर सा अनाज उनाज। तो वही कौन किया, शाह सुजा वही किया कि बीटन के द्वारा अपने हरम की एक स्त्री को इसको ठीक कर दिया बीटन ने। तो उसको बंगाल में 3,000 रुपया वार्षिक कर के बदले उसे व्यापार का विशेषाधिकार प्रदान किया। किसने, शाह सुजा ने। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली के राजकुमारी कैथरीन बैरगांजा का विवाह ब्रिटेन चार्ल्स द्वितीय का संपन्न हुआ। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली के राजकुमारी कैथरीन बैरगांजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से संपन्न हुआ। पुर्तगाली द्वारा चार्ल्स द्वितीय को बंबई दहेज में दे दिया गया। साला देश कोई और का, शादी किसी और का हो रहा, दहेज कौन दे रहा, किसी और। साला हमारा देश भारत, हमारा देश शादी कर रहा फ्रांस के राजकुमारी, कहाँ की थी, पुर्तगाल के राजकुमारी और ब्रिटेन का राजकुमार, दहेज दे रहा साला भारत के राज को दहेज दे रहा है। मतलब सोच सकते हैं। अभी एक हम मूवी देखे हैं, मूवी को देखिएगा, उस मूवी को देखिएगा, आप रोज आइएगा, आपका अंदर से आत्मा कहर जाएगा। एक छावा मूवी आया है विक्की कौशल का, आप उसको जाकर देखिएगा भाई, आपके अंदर से रूह कलप जाएगा। जिस तरह से शिवाजी के उत्तराधिकारी छत्रपति संभाजी भोसले को औरंगजेब ने जिस तरह से तड़पा कर मारा था, एकदम क्रूर हत्या किया था। पहले तो उनको पकड़ के पूरा देह को काट के नीमक से रगड़ दिया, उतना भी नहीं हुआ तो उनको दोनों आंखों में गाजा भोग के उनका आंख को फोड़ दिया। वो भी नहीं हुआ तो 20 अंगुली को नाखून को खींच लिया। वो भी नहीं हुआ तो और यातना दिया। अंत में उनका मुड़ी काट कर काज निकलने फेंक दिया, सब चीज को अथी कर दिया, रफा दफा कर दिया। सोचिए उस समय का क्रूर कितना था। और ये लोग क्या बोलता है कि 15 मिनट के लिए ये हटा लो, अबे साला जिस दिन ये सब हो जाएगा, तो कहता है क्या कि इस हम लोग को वह सब के इतिहास पढ़ाना चाहिए था। संभाजी भोसले का इतिहास पढ़ाने थे, महाराणा प्रताप का पढ़ाना चाहिए था, पृथ्वीराज चौहान का पढ़ाना चाहिए था, समुद्रगुप्त का पढ़ाना चाहिए था। तो हम लोग को पढ़ा जाता है क्या, अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब के बारे में पढ़ा जाता है। लेकिन पढ़ाना पड़ता है क्योंकि सिलेबस में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हम लोग को साथ बहुत इतिहासकार जो लिखे होंगे उसका तो अब क्या कहना, क्या कहा जा सकता है। लेकिन हम लोग को अपने ही राजा के बारे में नहीं पढ़ा जाता। महाराणा प्रताप की यदि आप पढ़िएगा तो 1 पेज में है, पृथ्वीराज चौहान को पढ़िएगा तो लमसम कुछ है ही नहीं उनको पढ़ने के बारे में। संभाजी महाराज कौन जानता है, संभाजी महाराज जानता है कोई कि शिवाजी का वो बेटा भी है, जिन्होंने अपने जीवन में उन्होंने मात्र 20 साल 1657 में उनका जन्म हुआ था और 1689 में वो मर गए। मात्र 29 साल में उन्होंने 21 लड़ाइयां लड़ी, जिसमें 21 लड़ाइयां वो जीता था, संभाजी भोसले जीते थे। अंत में उनको किसी के धोखा, देखिए भारत में जितना भी राजा मारा है, जितना भी अच्छा से अच्छा राजा मारा है, साला गद्दारी के कारण मारे हैं। देखिए सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान को उठा लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान अपने ही ससुर ने उसको गद्दारी किया, तो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के हाथ में मारा ही गया। जब कैद कर लिया गया तो मारा ही गया।
फिर आज ये नवाब सिराजुद्दौला को ले लेते हैं, उसका सेनापति मीर जाफर ने जब धोखा दिया तो अंग्रेजों ने नवाब को मार दिया। फिर ये संभाजी का हम नाम ले रहे हैं, उसका अपना 2 साला जाके औरंगजेब से मिल जाता है, संभाजी कैद हो जाता है। जो दिखाया गया उसको हम कल देखे तो हम रो गए एकदम, जब हम सोचे कि साला ये सब का इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया जाता हम लोग को। और हम लोग पढ़ते हैं औरंगजेब बाबर, ये सब साला थे कौन, हम लोग को कोई नहीं थे, वो सब तो हमारे देश के थे, वो हमारे देश के लिए लड़े थे। शिवाजी महाराज, इसका पृथ्वीराज चौहान का नाम ले लेते हैं, महाराणा प्रताप का नाम ले लेते हैं, ये सब हमारे देश के लिए लड़े थे। टिप्पू सुल्तान का भी नाम ले लो, हमारे देश के लिए लड़ा था। बोला था कि एक दिन जिएंगे शेर की तरह जिएंगे, 4 दिन गिद्दड़ की तरह नहीं जिएंगे। ये सब के नाम, ये सब के इतिहास पढ़ाना चाहिए। तो औरंगजेब बाबर ये सब थे कौन है साला, ये सब समरकंद कंधार के राजा थे, काज नहीं कहां से आके साला बस गए थे ये सब को हम लोग को पढ़ाने के लिए कहा जाता है। अभी से भी इतिहास को बदला जाए, फिर हमारे राजाओं को बारे में लिखा जाए। अशोक के बारे में तो पढ़ने को मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य के भी, समुद्रगुप्त हो गया, ये सब के बारे में पढ़ाया जाए, हर्षवर्धन के बारे में भी पढ़ाया जाता है। तो यही बोले कि हम देखे तो दिल दहल गया। छावा करके मूवी है, देखिएगा आप, जाकर जरूर देखिएगा। गुरु गोविंद सिंह के बारे में 4 साहजादे भी हम कल देखे थे। बंदा बहादुर सिंह के किस बेदर्दी की तरह मारा गया था, उनको लाकर घसीट कर उनके सामने बेटा को मार दिया गया था, बंदा बहादुर को, फिर उनको मार दिया गया आंख फोड़ के। तो ये सब के बारे में हम लोग को बताना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तो अब वही होता है। तो वही बोल रहे हैं क्या कि पुर्तगाल की राजकुमारी थी कौन, राजकुमारी कैथरीन बैरगांजा, और इंग्लैंड ब्रिटिश का राजकुमार था कौन, चार्ल्स द्वितीय। साला कहीं और का मनुना कहता हंसुआ के ब्याह में खुरपी का कौन काम, तो वही है, हंसुआ के ब्याह में खुरपी के कौन काम। तो ये दोनों के ब्याह हुआ साला भारत का बंबई, हम लोग का जो देश का राज था, उसको कोची में दिया गया, दहेज में। आप बताइए किसी मान के चलिए एक लड़का है यहाँ किसी और गांव का, लड़की किसी और गांव का, और दहेज में दे दे कोई और गांव के, साला गोली ना मार देगा जी। लेकिन उस समय क्या था, उस समय हम लोग उसके कब्जे में थे, वह और कब्जे में क्यों हुए, क्योंकि हमारे देश में गद्दारों की कमी नहीं था। अभी भी हमारे देश में बहुत गद्दार है। अरे बॉर्डर पर छोड़ दीजिए ना, अभी भी हमारे देश के अंदर बहुत ऐसे गद्दार हैं जो देश को बेचने के लिए है। उस समय भी यही हुआ था, जिस कारण से हंसुआ के ब्याह में खुरपी, राजा का लड़की राजकुमारी कहीं और का, राजकुमार कहीं और का। दहेज में किसको दिया गया, भारत के एक जो दो, अभी भारत का इकोनॉमिक कैपिटल बोला जाता है बंबई, जिसे अब मुंबई बोला जाता है। तो सोचिए हंसुआ के ब्याह में हुई खुरपी का काम। तो चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। इसने क्या किया, जब तिलक में मिला बंबई इसको भेंट में, तो इसने क्या किया कि 1668 में पूछा जाएगा कि चार्ल्स द्वितीय का शादी किससे हुआ था, तो कैथरीन बैरगेंजा से, जो कहां की राजकुमारी थी, तो पुर्तगाल की राजकुमारी थी। फिर पूछा जाएगा कि चार्ल्स द्वितीय तो ब्रिटेन का ये राजकुमार था। कब हुआ था इन दोनों का शादी, तो 1661 ईस्वी में। लेकिन जैसे इसका शादी हुआ तो 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर किसको दे दिया, बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी में दे दिया। और 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर मुख्यालय बंबई को बनाया। अंग्रेजों ने क्या किया, 1687 ईस्वी में मुख्यालय अपना बंबई को बनाया। पहले जो सूरत था, मनु देखिए 1661 ईस्वी में किसका शादी होता है, कैथरीन बैरगेंजा और चार्ल्स द्वितीय का। जो कैथरीन बैरगेंजा पुर्तगाली की राजकुमार, चार्ल्स द्वितीय अंग्रेजी राजकुमार, दोनों के बीच शादी होता है। जब शादी होता है तो इन दोनों को बंबई, चार्ल्स द्वितीय को बंबई को दहेज में दिया जाता है। उसी दहेज को बंबई को चार्ल्स द्वितीय क्या करता है, 10 पाउंड वार्षिक पर किसको दे देता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। तो अंग्रेजों ने अपना पहला जो 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर मुख्यालय बंबई को बनाया, जो उसका पहला मुख्यालय कहां पर ही था, सूरत में था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। साला शादी कोई और के, दहेज हमारे देश जाए, तो ये सब साला जानते हो किसके कारण होता है। अभी भी देश में गद्दारों की कमी नहीं था। शाहजी भोसले वही थे जो उनका साला मरवाया था। मनु राज ऐसा चीज होता है ना कि अपन बाप को भी मार देता है आदमी। पैसा
जैसे पैसा, जैसे औरंगजेब ने क्या किया था, शाहजहां को क्या किया था, कैद करके रखा था, फिर अंत में मर ही गया होगा शाहजहां। फिर उसका बेटा भी था अकबर, जो अपने बाप को ही मारने आया था दक्कन में। तो यही है, क्या है जो भगवान जाने। हम लोग को ऐसा बुद्धि कभी ना, और हिंदू धर्म में बहुत कम ही ऐसा होता है। गेराल्ड ऑगियार सूरत का प्रेसिडेंट एवं बंबई का द्वितीय, सूरत का प्रेसिडेंट और बंबई द्वितीय ने बंबई शहर की स्थापना की थी। बंबई द्वितीय ने बंबई शहर की, पुर्तगाली का राजकुमार, बंबई का द्वितीय ने बंबई शहर की स्थापना की थी, जो जॉर्ज ऑक्सीडेटन, जो जॉर्ज बंबई शहर की स्थापना की जो जॉर्ज ऑक्सीडेन बंबई का पहला गवर्नर था। बोला जा रहा कि गेराल्ड ऑगियार 1669 से 1677 तक सूरत का प्रेसिडेंट और बंबई द्वितीय ने बंबई शहर की स्थापना की थी, और जॉर्ज ऑक्सीडेन बंबई का प्रथम गवर्नर था। यदि पूछा जाएगा कि बंबई का प्रथम गवर्नर कौन था, तो जॉर्ज ऑक्सीडेन बंबई का प्रथम गवर्नर था, और विलियम हैगेज बंगाल का प्रथम गवर्नर था। विलियम हैगेज बंगाल का प्रथम गवर्नर था। अभी एक क्वेश्चन आया था, पूछा गया था कि बक्सर का युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। मीर कासिम, इसका नाम नहीं दीजिएगा, मीर जाफर था। क्योंकि मीर कासिम, अंग्रेजों को लगा कि अब ये बहुत तेज बन गया, साला मुर्शिदाबाद से अपना राजधानी चेंज करके कहाँ चल गया, मुंगेर आ गया, और मुंगेर में इसने किला का भी निर्माण कर लिया, बंदूक कट्टा उट्टा बनाने लगा ना। अंग्रेज साला सोचा कि ये साला बहुत तेज है मीर कासिम्मा, तो मीर कासिम्मा को उसने क्या किया, मीर कासिम को मारकर भाग, साला तुमको अब नवाब नहीं बनावेंगे। फिर क्या किया, मीर जाफर को बुलाया, मीर जाफर को उसने हटा दिया था। मीर जाफर को हटा के किसको बनाया था, मीर कासिम को। लेकिन मीर कासिम साला और तेज निकला, वो कौची बोला कि नहीं साला यहाँ हम रहेंगे मुर्शिदाबाद तो अपने कब्जे में रखेगा, इससे बढ़िया है कि चलो कहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, मुंगेर आ गया। और ये भाई साहब आ गया ना, तो यहाँ कट्टा उट्टा बनाने लगा, गोला बारूद बंदूक बनाने लगा, एकदम कट्टा और सेना तैयार किया। लेकिन जब अंग्रेज को पता चल गया तो भाई साहब को बोला, अरे मीर कासिम भागो, तुमको नवाब नहीं बनाएंगे। फिर मिर्जा फरवा को बनाया नवाब। तो वही बोला जा रहा है कि विलियम हैगेज बंगाल का प्रथम गवर्नर था। 1698 और 1699 में बंगाल के सूबेदार अजीमो शमशान की अनुमति प्राप्ति के बाद कंपनी ने जमींदार इब्राहिम खां से 1200 रुपये में तीनों गांवों गोविंदपुर, सुतानाती और कालीकत्ता, मनु किसके सूबेदार अजीमू शशान की अनुमति प्राप्त के बाद कंपनी के जमींदार इब्राहिम खां से 1200 रुपये में तीनों गांव गोविंदपुर, सुतानाती, कालीकत्ता की जमींदारी खरीदकर इनको मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव डाली थी। मतलब गोविंदपुर, सुतानाती, कालीकत्ता तीनों जमीन को खरीदकर इनको मिलाकर आधुनिक कलकत्ता का नींव डाला। 1699 ईस्वी में जॉब चार्नक द्वारा डाली गई वह सम्राट विलियम तृतीय के नाम पर फोर्ट विलियम किले का निर्माण किया गया। जॉब चार्नक को ही बंगाल कलकत्ता का क्या बोला जाता है, संस्थापक बोला जाता है। यही जॉब चार्नक था जो 1699 ईस्वी में चार्नक द्वारा डाली गई वह सम्राट विलियम तृतीय के नाम पर फोर्ट विलियम किले का निर्माण करवाएगा। और जॉब चार्नक को ही कलकत्ता का, आधुनिक कलकत्ता का निर्माता बोला जाता है। सन 1715 ईस्वी में जॉन शॉरमान के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूत मंडल व्यापारिक रियासतों प्राप्त करने हेतु मुगल बादशाह फर्रुखसियर से मिला। किससे मिला, फर्रुखसियर से मिला। ये फर्रुखसियर जो था, यही जो था बंदा बहादुर सिंह को पकाकर लाने के लिए बोला था, और बोला था कि धर्म परिवर्तन कर लो। नहीं किया तो बंदा बहादुर सिंह को इन्होंने मरवा दिया था, और बहुत सारा सिख को भी मरवाया था। ये भी हम कल फिल्म देखे थे, छावा देखने के बाद फिर 4 शाहजादे भी देखे थे। देखिए वो सब देखने से पता चलता है कि हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार हुआ है। मतलब आप देख के आपका रूह कलप जाएगा। ऐसा कोई हिंदू राजा नहीं होगा कि किसी मुस्लिम शासक को इतना
क्रूरता के साथ क्या दिया होगा, दंड दिया होगा। आप देख लीजिए खोज कर किसी इतिहास में कितना क्रूरता के साथ किसी मुस्लिम शासक को, लेकिन ये सब मुस्लिम शासक ने हिंदुओं राजा को बहुत क्रूरता के साथ मारा था। बंदा बहादुर सिंह को ले लीजिए, शाहजी भोसले को ले लीजिए, मोहम्मद गौरी को ले लीजिए। उनके मोहम्मद गौरी को कहां पर ही अफगानिस्तान में दफनाया गया, तो उनको ठोकर मारा जाता था। उनका अथी को जो उनका बनाया गया था समाधि को, जो इंडिया का मनो उस समय दिल्ली का उस समय का शेर हुआ सब, उनके बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। तो साला हम लोग गौरी पढ़ेंगे, अकबर पढ़ेंगे, बाबर पढ़ेंगे, सलाह हुमायूं पढ़ेंगे। जिस सलाह हुमायूं को शेरशाह सूरी ने मार मार के पटक पटक के मारा, जो साला 15 साल डर से भारत नहीं आया था। तो ये बोला जा रहा है कि सन 1715 ईस्वी में जॉन सरमन ने के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूत मंडल व्यापारी रियासतों प्राप्त करने के लिए मुगल बादशाह फारूक, इसको कौची तो बोला जाता है जी, फारूक सियर को फारूक सियर से मिला। फारूक सियर द्वारा 1717 ईस्वी में फरमान जारी कर बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक के बदले कंपनी के व्यापार को सीमा शुल्क मुक्ति प्रदान किया। यही जो जब ये किया था ना, 3000 रुपये के वार्षिक के बदले कंपनी के व्यापार सीमा शुल्क को मुक्ति प्रदान किया था। इस फरमान को कंपनी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जब फारूक सियर ने इस जो 3000 वार्षिक के बदले कंपनी के व्यापार के सीमा शुल्क को मुक्त प्रदान किया, तो इसी फरमान को क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा कहा गया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के भी नाम से जाना जाता था। कलकत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था। कलकत्ता जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था, मुख्यालय था। और यदि पूछा जाएगा कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किस कंपनी के नाम से जाना जाता है, तो जॉन कंपनी के भी नाम से जाना जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहां था, कलकत्ता था। और आधुनिक कलकत्ता का निर्माता कौन था, तो जॉर्ज चार्नक का नाम लीजिएगा, वही आधुनिक कलकत्ता का निर्माता था। आधुनिक कलकत्ता के कितनों गांवों से मिलाकर बनाया गया था, तो 3 गांवों से मिलाकर बनाया गया था। गोविंदपुर, सुतानाती, कालीकत्ता को मिलाकर क्या बनाया गया था, आधुनिक कलकत्ता। किसने बनाया था, तो 1699 में जॉर्ज चार्नक ने बनाया था। और जो फारूक सियर ने कब 1717 में फरमान जारी किया, दस्तक जारी किया बंगाल में कि 3000 रुपये पर वार्षिक कर के बदले कंपनी के व्यापार सीमा शुल्क को मुक्त प्रदान किया है, मतलब मुक्त किया जाता है। और इसी फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। और कलकत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहां पर था, कलकत्ता में मुख्यालय था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के दौरान भारत का मुगल सम्राट अकबर था। मतलब बोला जा रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के दौरान भारत का मुगल बादशाह अकबर था, किंतु भारत में प्रथम ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना दौरान सम्राट जहांगीर था। जब ब्रिटिश में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना हो रहा था ना, तो उस समय भारत का जो सम्राट था अकबर था। लेकिन इसका मृत्यु हो जाता 1605 ईस्वी में। तो जो प्रथम ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना किया गया था, कब किया गया था, अभी बताए थे कि 1608 ईस्वी में जब सर हॉकिंस ने जहांगीर से क्या लिया, आज्ञा लिया, तो उस आज्ञा को पुर्तगालियों ने विरोध किया और सूरत में फैक्ट्री नहीं खोला। लेकिन कैप्टन बेस्ट को वहां पर 2 जहाजों के साथ रहने दिया। 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री को उसने अपनी पहली कोठी खोला। लेकिन 1612 ईस्वी में सुवालिक युद्ध में पुर्तगालियों को हराकर विशेषाधिकार को क्या कर दिया, कैप्टन बेस्ट ने समाप्त कर दिया गया। और 6 फरवरी 1613 ईस्वी को सूरत में अंग्रेजों की फैक्ट्री भी खोला गया। तो सूरत में जो उसकी फैक्ट्री खोली गई थी, जो सेकंड हम मानेंगे, क्योंकि पहली 1611 ईस्वी मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री खुली थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डेनमार्क या डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में स्थापित हुई थी। इसमें 1620 ईस्वी में प्रथम डेनिश व्यापारिक समझौते द्वारा त्रेनोकोबार, हाँ वही है, ट्रैकोबार तमिलनाडु में एवं 1676 ईस्वी में सेरमपुर बंगाल में अपनी व्यापारिक कोठियां
स्थापित किया था। डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में स्थापित हुआ था और 1620 ईस्वी में प्रथम डेनिश व्यापारिक समझौते के द्वारा त्रिकोबार तमिलनाडु में और 1676 ईस्वी में सेरमपुर बंगाल में इसकी अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित किया। सेरमपुर डेनमार्क की कंपनी का प्रमुख केंद्र एवं मुख्यालय था। जो सेरमपुर था जो बंगाल में जो था ये इसका क्या था, प्रमुख केंद्र एवं मुख्यालय था। यदि पूछा जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहां पर ही था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहां पर ही था बाबू, कलकत्ता में था। और डेनमार्क का जो कंपनी का मुख्यालय कहां पर ही था, तो सेरमपुर में इस कंपनी का प्रमुख केंद्र एवं मुख्यालय था। 1745 ईस्वी में डेनमार्क ने अपनी पहली भारतीय वाणिज्यिक कंपनी को अंग्रेजों को बेच दिया। 1745 में डेनमार्क ने अपनी भारतीय वाणिज्यिक कंपनी को किसको बेच दिया, अंग्रेजों को बेच दिया। अब आ जाइए फ्रांसीसी कंपनी यूरोपीय कंपनियों में सबसे अंत में आया था। फ्रांसीसी कंपनियों में जो सबसे अंत में कौन आया था, फ्रांसीसी कंपनी। तो फ्रांसीसी कंपनी यूरोपीय कंपनियों में सबसे अंत में आया। 1668 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरोन द्वारा सूरत में अपने पहले फ्रेंच व्यापारी कारखाना स्थापित किया गया। जो डेनमार्क आया उसके बाद फ्रांसीसी आया, तो फ्रांसीसी भारत में आने वाला सबसे अंत में था और उन्होंने फ्रांसीसी कैरोन द्वारा सूरत में पहले फ्रेंच व्यापारी कारखाना स्थापित किया गया था। 1669 ईस्वी में मार्कासा ने गोलकुंडा के सुल्तान से आज्ञा प्राप्त करके, मार्कासा जो था मरकरा नहीं जी, 1669 में मरकरा ने गोलकुंडा के सुल्तान से क्या किया, आज्ञा प्राप्त किया और फिर उसने मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रेंच फैक्ट्रियां खोली। पहला जो खोला था वह कौन था, पहला जो फैक्ट्री को खोला था फ्रांसीसी कैरो या फ्रैंकियास कैरोन, फ्रांसीसी कैरो या फ्रैंकियास कैरोन जो था सूरत में अपनी पहली फ्रेंच फैक्ट्री खोला। लेकिन 1669 ईस्वी में मरकरा ने गोलकुंडा के सुल्तान से मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्रियां खोली। फिर बंगाल के तत्कालीन नवाब इब्राहिम खान ने 1673 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे चंद्रनगर पर स्थापित किया। चंद्रनगर पर क्या किया, बंगाल के तत्कालीन नवाब, तो बंगाल के तत्कालीन नवाब इब्राहिम खान ने 1673 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे चंद्रनगर स्थापित किया। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। नगर स्थापित किया। फ्रांसीसी व्यापारी कंपनियों ने 1673 में पांडिचेरी में अपने ठिकाने बनाए। फ्रांसीसी व्यापारी कंपनियों ने 1673 में पांडिचेरी में अपने ठिकाने बनाए और 1674 में फ्रैंको मार्टिन ने पांडिचेरी नामक के तीसरी फ्रेंच बस्ती बसाई थी। यदि पूछा जाएगा कि 1674 ईस्वी में किस आदमी ने पांडिचेरी नामक में तीसरी फ्रेंच बस्ती बसाई थी, तो फ्रैंको मार्टिन ने पांडिचेरी नामक तीसरी फ्रेंच बस्ती बसाई थी। पांडिचेरी में फोर्ट लुई का निर्माण किया गया था। पांडिचेरी में फोर्ट लुई का भी निर्माण किया गया था। फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर था। फ्रैंको मार्टिन था जो पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। तो 1674 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन ने पांडिचेरी नामक तीसरी बस्ती बसाई थी और फोर्ट लुई का निर्माण भी इसी ने किया था। फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर था। फ्रांसीसी कंपनी का मुख्यालय पांडिचेरी था। यदि पूछा जाएगा कि फ्रांसीसी कंपनी का मुख्यालय कहाँ था, पांडिचेरी था, और डेनिश का कहाँ था, सेलमपुर कलकत्ता में था, और ब्रिटिश का कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर ही था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय भी कहाँ था, कलकत्ता था, और फ्रांसीसी का पांडिचेरी था। डुप्ले 1641 से 1642 ईस्वी में पांडिचेरी का गवर्नर बना, किंतु वह पहले चंद्रनगर का गवर्नर था। डुप्ले प्रथम व्यक्ति था
जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य उपनिवेश की नींव रखी थी। डुप्ले जानते हैं, डुप्ले एक बहुत बड़ा, मतलब डुप्ले अपने समय का सबसे बड़ा गवर्नर उसको हम मानते हैं, लेकिन फ्रांसीसी उसकी महत्वाकांक्षा को नहीं पहचाने। और जब युद्ध हुआ ना अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, तो उस युद्ध में एक शर्त रखा गया कि आप डुप्ले को कहाँ फ्रांस बुला लीजिए, और फिर इस युद्ध में एक शर्त रखा गया था कि आप अपने गवर्नर डुप्ले को फ्रांस बुला लीजिए, क्योंकि अंग्रेजों ने डुप्ले की आगे की नीतियों को भांप लिया था और जान गया था कि यदि डुप्ले फ्रांस का गवर्नर बनकर भारत में रहेगा तो हम उतना दिन तक मतलब आगे उतने सक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसने डुप्ले की आगे की नीतियों को भांपते हुए उसने शर्त रखा और डुप्ले को फ्रांस वापस बुलवा लिया था। प्रथम बार यूरोपीय सेना को भारतीय खर्च पर राज दरबार में नियुक्त करवाया था। यही पहला जो गवर्नर था उसने क्या करवाया था, भारतीय यूरोपीय सेना को, जो यूरोपीय सेना था उसी को भारतीय के राजाओं के घर में उसी के पैसा से रखवाने का काम किसने किया था, डुप्ले ने किया था। 1746 से 1761 के मध्य 3 आंग्ल फ्रांस युद्ध हुए थे, जिसे कर्नाटक का युद्ध बोला गया था। प्रथम आंग्ल फ्रांस युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था, जो 1748 ईस्वी में एक्सला सापेल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का इसका जो प्रथम आंग्ल फ्रांस युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी में उत्तराधिकारी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए हुआ था, जो 1748 ईस्वी में इस युद्ध की एक एक्सला सापेल की संधि से क्या हुआ, समझौता हुआ, उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हुआ। मतलब समझौता के द्वारा, एक्सला सापेल के संधि के समझौता के द्वारा समाप्त हुआ। इस संधि के तहत प्रथम आंग्ल फ्रांस युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा आंग्ल फ्रांस युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ। इसमें फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की पराजय हुई। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की पराजय हुई और उसे भारत से बुलाकर उसकी जगह पर गोडेहू को अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। गोडेहू को हाँ, गोडेहू को। तो जो दूसरा आंग्ल फ्रांस युद्ध हुआ था 1749 से 1754 ईस्वी में, इसमें फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का पराजय हुआ। और इसमें जब समझौता हुआ तो उसी में अंग्रेज ने कहा कि तुम अपने गवर्नर डुप्ले को भारत से फ्रांस बुला लो, तो उसने बुला लिया। और फिर अगला गवर्नर गोडेहू को क्या किया गया, अगला फ्रांसीसी गवर्नर नियुक्त किया गया। पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी के साथ युद्ध विराम हुआ। पांडिचेरी के युद्ध के संधि के साथ 1755 ईस्वी में युद्ध विराम हुआ। तीसरा आंग्ल फ्रांस युद्ध, इस युद्ध में 1756 से 1763 के बीच हुआ, जो 1756 में संपन्न हुए 7 वर्षीय युद्ध का एक अंश था। जो इन दोनों के बीच एक जो कोल्ड वार हुआ था उसी का इसका अंश माना जाता है। पेरिस के संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ था। पेरिस के संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ था और 1760 में ब्रिटिश सेना द्वारा आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित कर दिया। आयरकुट के नेतृत्व में फ्रांसीसियों को वांडीवास की लड़ाई में, कब 1760 ईस्वी में ब्रिटिश सेना के द्वारा आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित कर दिया और भारत में फ्रांसीसी की प्रथम कोठी फ्रैंको को कैरी के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई थी। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रांसिस मार्टिन ने वाली कोंडापुरा के सूबेदार शेर खां को लोगों से पांडिचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी नाम के में जाना गया। जैसे एक मिनट रुकिए।
तो जब फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में जो पहला अंतिम जो लड़ाई हुआ था वांडी वास का लड़ाई, जिसमें ब्रिटिश का जो गवर्नर या जो नेतृत्व कर रहा था वह आयरकुट था, और उस लड़ाई में सेनापति बुरी तरह से उसको पराजित किया था। कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। 1761 में पांडिचेरी को अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1761 में पांडिचेरी को अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से छीन लिया, और 1763 में संपन्न हुई पेरिस के संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर अन्य प्रदेशों को वापस दे दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आजादी तक फ्रांसीसी के कब्जे में रहे, और 1789 में फ्रांस में व्यापक सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हुआ। 1789 ईस्वी में जो फ्रांस की क्रांति हुआ था लुई 16वां के कारण, तो उसी समय जब उथल पुथल दौर शुरू हुआ तो फ्रांसीसियों में दौर शुरू हुआ। फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 में पांडिचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। कितना? 280 वर्षों के बाद 1954 ईस्वी में पांडिचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। क्या? 280 वर्षों के बाद 1954 ईस्वी में पांडिचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। तो चलिए हम लोग आज दूसरा क्लास देख लें, फिर इसका हम लोग अगले क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।